मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। अब यार ये जो नवंबर से फरवरी तक का जो पीरियड होता है, कुछ लोगों के लिए तो ये शादियों का सीजन है, पर हमारे 10वीं और 12वीं के छात्र कहीं और ही बिजी रहते हैं। वो एग्जाम जिसको देने के बाद आपको लगता है कि आप सही में बड़े हो गए हैं, वो एग्जाम जिसको देने के बाद आपके उन रिलेटिव्स का भी आपको कॉल आता है जिनको आप कभी जानते ही नहीं थे, वो एग्जाम जिसको देने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप भी अपने क्लास के टॉपर जितना स्कोर कर सकते हैं, वो एग्जाम जिसको देने के बाद आप इस भ्रम में रहते हैं कि अब आगे की लाइफ बहुत ही सिंपल होने वाली है, वो एग्जाम। क्या आपको बोर्ड से डर लगता है? क्या आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है? तो यार ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों की जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप अपने बोर्ड के स्कोर को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर लेंगे और अपनी स्टडी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बना रहे होंगे। तो यार तारीख थी 5 जुलाई 2021 जब हमारे सामने ये सर्कुलर आया। Academic session to be divided into 2 terms with approximately 50% syllabus in each term. मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी, जितने भी आपके सोर्सेज हैं, चाहे वो गूगल हो, कोरा हो, यूट्यूब हो। इन सब सोर्सेज के अलावा मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, एक 10th का और एक 12th का, जिनसे मैंने पर्सनली जाके बात करी है, उनसे पूछा है कि वो क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे थे और उनसे इन्फॉर्मेशन ली है। तो यार एक चीज की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो, वो आपके करियर के सबसे इजी एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसमें आप सबसे ज्यादा आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखें। अब यार जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये है कि आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि आपका क्या सिलेबस है एंड आपके क्या सोर्सेज ऑफ स्टडी है। फॉर एग्जाम्पल अब जो आपके टर्म 2 के जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट के, तो उनके अंदर डेरिवेशंस आ रहे होंगे जो आपके एमसीक्यू वाले पेपर्स में नहीं आ रहे थे, तो आपको डेरिवेशन स्किप करके नहीं जाने हैं। डेरिवेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं उन टॉपिक्स पे जो ऑलरेडी कोर्स से हट चुके हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के कुछ टॉपिक्स छोड़ के चले जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि वो ऑलरेडी कोर्स से हट चुके थे, बट वो कोर्स में होते हैं। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉलेज रखना कि आपका सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो और ना आपको बाद में रिग्रेट हो कि मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया जबकि वो सिलेबस में था। अब दूसरी चीज जो आती है वो है आपके सोर्सेज ऑफ स्टडी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत सारी जो आपके कोर्स की बुक्स हैं, जैसे फॉर सीबीएसई एनसीईआरटी आपके पीसीएमबी के लिए, या फिर आईएससी आईसीएसई की जो कोर्स की बुक्स है जो आपके स्कूल में चलती हैं, उसके अलावा वो काफी सारी बुक्स ऐसे मतलब 9-10 बुक्स उठा के ले आते हैं घर और फिर सोचते हैं कि हम सबसे पढ़ लेंगे। अब ये जो बच्चे होते हैं वो 2 तरीके से इफेक्ट होते हैं। पहली चीज तो जब वो ऐसे इन बुक्स में से पढ़ते हैं तो वो जो उनको उनका जो पूरा टाइम था, जो स्टडी का जो टाइम था, जो उनको एक बुक के अंदर देना था अपनी कोर्स वाली बुक के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूट होके जो कोर्स वाली बुक का टाइम होता है वो कम हो जाता है, तो वो उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं फॉर बोर्ड्स। और दूसरा वो ऐसे इफेक्ट होते हैं कि जब आप इतनी सारी बुक्स ले आओगे अपने घर और फिर ऐसे बंडल सा बन जाता है, तो उनका जो मोटिवेशन फैक्टर आ जाता है यहाँ पे, कि उनका जो मोटिवेशन है वो बहुत कम हो जाता है पढ़ने का। तो वैसे उनका और ज्यादा जो टाइम था वो चला जाता है, जो पढ़ने का टाइम उनको देना चाहिए था वो उतना टाइम दे ही नहीं पाते क्योंकि उनका मोटिवेशन ही खत्म हो चुका है। तो ये आपको नहीं करना है। आपकी जो कोर्स की बुक्स है, अगर सीबीएसई में आप हैं तो पीसीएमबी के लिए जो आपकी एनसीईआरटी है, और अगर आप आईसीएसई और आईएससी वाले हैं तो आपकी जो भी आपकी कोर्स की बुक है स्कूल में जो आपकी चलती है, आपको उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इधर उधर की कोई बुक्स नहीं पढ़नी है। बस आप चाहे तो फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा एंड मैथ्स के लिए आरडी शर्मा, ये 2 बुक्स हैं जो मेरे को थोड़ी ठीक लगती हैं अगर आप बोर्ड के रेस्पेक्ट से देखेंगे, वरना इन बुक्स की भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत मन है आपका पढ़ने का, तब आप इन बुक्स में से पढ़ सकते हैं, और इनके अलावा आपको कहीं किसी बुक में से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आप बस अपने स्कूल की जो टेक्स्ट बुक है उससे पढ़िए, और जो आपका जो वर्कबुक देते हैं जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, उसमें से आप अगर कर लेंगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। अब जो आपका दूसरा पॉइंट आता है वो है वर्क ऑन योर वीकर टॉपिक्स। मतलब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है, मतलब केमिस्ट्री वाले एग्जाम के दिन तो मेरी बहुत बुरी हालत होती थी।
मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। इसी तरीके से आपका भी कोई वीक सब्जेक्ट या कोई वीक टॉपिक हो सकता है जिसमें आपकी होल्ड उतनी अच्छी ना हो या फिर आपको चीजें समझ ना आ रही हो। उस टॉपिक को आपको अलग से टाइम देना है, 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, उसको अलग से पढ़ो, समझो और प्रैक्टिस करो। बिकॉज ये जो आपकी टेक्निक है कि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें तो अच्छा स्कोर कर लिया और जो वीक सब्जेक्ट है उसको छोड़ दिया, वो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जैसे कि जेई या नीट, उनके अंदर तो आप के काम आ जाएगी, बट बोर्ड एग्जाम्स के अंदर वो काम नहीं आने वाली है। बोर्ड एग्जाम्स में आपको हर सब्जेक्ट के अंदर अच्छे खासे नंबर चाहिए एक अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए, तो अपने वीक टॉपिक्स पे आप स्पेशल ध्यान दीजिए। अब यह जो आपकी तीसरी चीज आती है वो है रिवीजन की। रिवीजन इज द हार्ट एंड सोल ऑफ प्रिपरेशन। बोर्ड सिर्फ इस चीज से मतलब नहीं रखता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, आपने उस सिलेबस को कितनी बार रिवाइज मारा है वो डिसाइड करेगा कि आपकी कितनी अच्छी ग्रिप है उस सिलेबस पे। आपको कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार उस पूरे सिलेबस को, जितना भी आपको बोर्ड में आने वाला है उसको आपको 4 से 5 बार आपको रिवाइज मारना है। जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज मारेंगे उतने ज्यादा ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जितने ज्यादा टाइप के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही ज्यादा आपके चांसेस हो जाते हैं अच्छा स्कोर करने के बोर्ड में। अब यार जहाँ तक डिस्ट्रैक्शंस की बात आती है तो आपका जो फोन है वो आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। चाहे आप उसमें कोई मूवी देखते हो, चाहे कोई वेब सीरीज देखते हो, चाहे आपका सोशल मीडिया नेटवर्क काफी स्ट्रांग हो, उस सब को आप कुछ टाइम के लिए 1 2 3 जितने भी टाइम तक आपका जो बोर्ड चलता है तब तक आप उसको बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए मतलब काफी हद तक आप उसको कम कर दीजिए। अब यह जैसे सबका होता है कि बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है, तो वैसे ही अगर आप काफी टाइम से पढ़ रहे हैं तो आप बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, जिसमें आप म्यूजिक सुन लीजिए या फिर बाहर जाके कोई आउटडोर गेम खेल लीजिए जैसे कि क्रिकेट खेल लिया या फिर फुटबॉल खेल लिया। लेकिन आपको अपने फोन में अपनी सोशल मीडिया नहीं चलानी है। सोशल मीडिया से आपको स्पेशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है जब तक आपके बोर्ड खत्म नहीं होते। अब यार जो सबसे बड़ा डाउट आता है 12th वाले बच्चों के सामने, 10th वालों की अभी मैं बात नहीं कर रहा, जो 12th वाले बच्चों के सामने बहुत बड़ा डाउट ये आता है कि कैसे मैनेज करें हम इंग्लिश को। बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम 11th और 12th में होते हैं तो हमारे जो पीसीएमबी जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पे हम इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं कि इंग्लिश और वो जो अदर सब्जेक्ट होता है, चाहे वो आपका पीएड हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी और सब्जेक्ट हो, तो हम इतना ज्यादा पीसीएमबी वाले सब्जेक्ट से फोकस कर देते हैं कि कहीं ना कहीं इंग्लिश और वो अदर सब्जेक्ट इग्नोर हो जाते हैं। तो यार बात भी सही है, काफी ज्यादा रुलाया है हमको इंग्लिश ने। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. But you just यार देखो तरीका तो ये होना चाहिए कि हमको इंग्लिश को 1 से 2 आवर्स देने ही देने हैं डेली के। तो आप आज से शुरू करिए, तब आपके एग्जाम आने तक आप अपना पूरा कोर्स जो है वो कवर कर लेंगे इंग्लिश का। अब बात यह आती है कि अगर आपका कोई चैप्टर बीच में छूट चुका है जो आपके सब्जेक्ट टीचर ने पढ़ाया, पर फॉर सम रीजन आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो चैप्टर या वो टॉपिक रीटीच करने के लिए। और यार यही नहीं, आपके पास यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इंग्लिश पढ़ने के लिए। मतलब यूट्यूब पे आप आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे मैं अपना बताता हूँ, तो मेरे भी टाइम पे इंग्लिश लिटरेचर में मेरे आई थिंक 1 या 2 ऐसे चैप्टर्स मेरे छूट गए थे, तो रंजना मैम से मैंने पढ़ा था। अब रंजना मैम मेरी पर्सनल फेवरेट है। यहाँ पे मैंने उनका चैनल दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका चैनल लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और सिर्फ रंजना मैम ही नहीं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको यूट्यूब पे ही इंग्लिश अच्छे से पढ़ा देंगे। तो इंग्लिश पे तो अपनी ग्रिप आपको मजबूत रखनी है। अब यार हम छोटे छोटे मासूम बच्चों को तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी फोकस करना है, तो कैसे हम डील करें कॉम्पिटिटिव और बोर्ड को। तो यार करना ही क्यों है, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं पीसीएमबी, वो तो यार ऐसे तैयार हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो आपको फोकस करना होगा वो है आपके इंग्लिश और उस अदर सब्जेक्ट पे। तो यार आपको डील करना ही नहीं है कॉम्पिटिटिव और बोर्ड्स के बीच में। अब यार काफी बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि हम डे स्टडी करें या फिर नाइट स्टडी करें। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि कब आपका कंसंट्रेशन लग रहा है और कब आपसे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो जो आपके रटन विद्या वाले टॉपिक्स होते हैं वो मैं डे टाइम में कंप्लीट कर लेता था जब माइंड जो है फ्रेश रहता है, और रात तक माइंड काफी कुछ एग्जॉस्ट हो चुका होता है, तो मैं रात को मैथ्स और फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सब सॉल्व करता था। अब ये ट्रिक आपकी प्रिपरेशन टाइम में तो चल जाएगी, बट बोर्ड एग्जाम्स के 10-15 डेज पहले से आपको नाइट स्टडी को अवॉइड करना है। बिकॉज आपको रात को जल्दी सो जाना है, एक स्लीप शेड्यूल बनाना है अपना। यार सुबह उठ के एग्जाम भी तो देना है, तो एक स्लीप शेड्यूल आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो इसीलिए आपको नाइट स्टडी को थोड़ा सा अवॉइड करना है। जिधर आपके बोर्ड जो है वो करीब आने लगे, करीब 10-15 डेज पहले से आपको नाइट स्टडी को अवॉइड करना है।
अब यार जो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है स्टे मोटिवेटेड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई आपसे कुछ भी कह रहा है, कोई आपका फ्रेंड है जो कह रहा है तुमने इतना ही पढ़ा है, मैंने तो इतना पढ़ लिया, यार प्लीज दूर रहना ऐसे लोगों से। एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना। अपना मोरल डाउन मत करना। ज्यादा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करना, मोटिवेटेड रहोगे। और यार अगर एग्जाम टाइम में तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे आसपास रहते हैं ना, तो उसका ये भी फायदा रहता है कि तुम्हारी हेल्थ पे वो काफी ध्यान देते हैं। मतलब ऐसे मम्मियाँ होती हैं, तुम अगर पढ़ रहे हो तो बीच बीच में तो कुछ ना कुछ देती ही रहती हैं। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ रहने से एक पॉजिटिव वाइब भी आती है जो तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगी तुम्हारे एग्जाम टाइम में। तो मेरे को पता है तुम सभी लोग अपना 100% दे रहे हो, एंड अच्छे से लगन से पढ़ना एंड फोड़ के आना। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड बाय।